उन सेक्शंस को कंप्लीट करते हैं, उनके बाद आगे बढ़ेंगे। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड गाइस, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड। परफेक्ट, लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने लास्ट कौन से सेक्शन तक कवर कर लिया था? हाँ, नोट्स तो 141 से करनी है। अभी पहले सेक्शंस को प्रॉपर्ली रीड कर लें, उसके बाद हम जंप करेंगे टुवर्ड्स दीस एरियाज। 149 तक रीड कर चुके हैं। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक। उसके बाद नोट्स मेकिंग है काफी सारी। चलिए, सो 150 हायरिंग और कन्विंग एट हायरिंग ऑफ पर्संस टू जॉइन अनलॉफुल असेंबली। सो दिस मेक सेंस, ये थियरी समझ में आता है। 149 यही है। देखो शॉर्ट में एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, जो लोग भी अटेंड कर रहे हैं सेशन को समझ लीजिए। 141 जो है वो अनलॉफुल असेंबली क्या होती है उसको डिफाइन कर देता है, ठीक। 142 जो है वो मेंबर्स आप कैसे बनते हैं या कैसे कहलाते हैं अनलॉफुल असेंबली के, उसको डिफाइन करता है। 143 जो है ये मेंबर्स को पनिश करता है, ठीक। 143 मेंबर्स को पनिश करता है। उसके बियॉन्ड हमारे लिए 145 एंड 147 ये दो सेक्शंस भी रेलेवेंट हो जाते हैं, ठीक। हमने साथ में रीड किए थे। 145 स्पेसिफिकली जॉइनिंग और कंटिन्यूइंग डिस्पर्सल के बाद, एंड 147 पनिशमेंट फॉर राइटिंग, जो कि डिफाइंड है अंडर सेक्शन 146। दैट्स ऑल, सिंपल सिंपल से सेक्शंस है। ओके, अब जब हम सेक्शन 149 पे आते हैं तो 149 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जहां पे अनलॉफुल असेंबली का पार्ट है, अगर उस अनलॉफुल असेंबली में कोई ऑफेंस कमिट किया, भले से उस व्यक्ति ने उस ऑफेंस को खुद कमिट नहीं किया है, बट दैट पर्सन कैन स्टिल बी हेल्ड लायबल बिकॉज़ ही वाज अ पार्ट ऑफ दैट अनलॉफुल असेंबली। ये है सेक्शन नंबर 149। सो सेक्शन 149 बेसिकली कंस्ट्रक्टिव या जॉइंट लायबिलिटी के बारे में बात करता है, ठीक है। सो ये एक एरिया हमने पढ़ा था। इसमें दो ऐसे बीच के सेक्शंस पढ़ते हैं, एक पढ़ता है 146, 147 एंड इवन 148। 146 से 148 इज अ डिफरेंट एरिया। व्हाई डिफरेंट एरिया? क्योंकि अनलॉफुल असेंबली का एग्रीवेटेड फॉर्म ही माना जाता है राइटिंग। तो आप लोग 141 से लेकर 145 तक, उसके बाद 149 से लेकर 153 तक, ठीक, इन सेक्शंस को पढ़ सकते हैं। ये सेक्शंस आपको प्योरली अनलॉफुल असेंबली के बारे में बताते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग निहारिका, समीक्षा, प्रियंका, वेरी गुड इवनिंग बेटे। सो ये अनलॉफुल असेंबली के सिंपल सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट सेक्शंस है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड सेक्शंस नहीं है। नाउ आई गेस यस, मुझे अभी किसी ने याद दिलाया, नोपुर ने कहा इस 154 तक आपने पढ़ के आने के लिए कहा था। डिड यू गाइस रीड टिल सेक्शन 154? पढ़ के आए हैं आप लोग? हम लोग पढ़े नहीं, बट क्या आपने कर्सरी तौर पे रीड किया? डिड यू गाइस रीड इट? वी वुड बी रीडिंग इट, डोंट वरी, पढ़ेंगे, लेकिन आपने अपनी तरफ से पढ़ा। यस, परफेक्ट। चलिए, सो 150 देखते हैं, हायरिंग और कन्विंग एट हायरिंग ऑफ पर्संस टू जॉइन अनलॉफुल असेंबली। ना, कन्विंग का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी तरीके से हेल्प करना, या तो खुद हायर करना या फिर अपनी सहमति देकर या अपनी एक तरह की सहायता करके किसी व्यक्ति को हायर करना जो कि अनलॉफुल असेंबली का पार्ट बने, ठीक। मतलब बेसिकली कन्विंग का मतलब होता है एचआर वाली सर्विसेज प्रोवाइड करना। समझ में आया? एचआर का काम क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जो होता है किसी कंपनी का, उसका क्या काम होता है कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से अलग अलग लोगों को हायर करे, ठीक, अलग अलग लोगों को हायर करे, बस वही होता है कन्विंग का काम। कन्विंग एट हायरिंग मतलब हेल्प करना, किसी तरीके से किसी भी प्रकार से सहायता करना उन लोगों को हायर करने के लिए जिनको अनलॉफुल असेंबली का पार्ट बनाया जाएगा। 150 सेक्शन नंबर 150 जो है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, इसीलिए हमें इसकी डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सेम गोज विद सेक्शन 151। नाउ कई स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन आता है कि सर 151 तो काफी हद तक मिलता जुलता है ये पॉइंट से, सेक्शन नंबर 145 से। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 151 एंड सेक्शन 145? कोई बताना चाहेगा? आपने रीड किया होगा तो आप एक बार में समझ में आ गया होगा आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, बट व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस? एग्जैक्टली 151 में सिर्फ एक असेंबली है, ओके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Exactly. It's an assembly. It may become unlawful assembly afterwards, but initially it is just an assembly of people. लोगों का सिर्फ एक जमावड़ा है, ग्रुप है, एक एसोसिएशन है जो कि क्रिएट हुआ है, और वो आगे चल के unlawful assembly होगा नहीं होगा, that is a different thing. Right now it is just an assembly. ठीक, remember that point. Okay. 151 की जो assembly है, that is just an assembly. It is not an unlawful assembly yet. बस remember that. That is the difference between 151 and 145. इसका ध्यान रखिएगा। हाँ, exactly. 151 पे अप्लाई नहीं होता है। फिर हम चलते हैं 152, assaulting or obstructing public servant when suppressing riot। अब देखिए ये डायरेक्टली राइट से कनेक्टेड है, तो अगेन 146, 147, 148 एंड 152 इसको आप साथ में रीड कर सकते हैं। साथ साथ में want only giving provocation with intent to cause riot, ये भी राइट से कनेक्टेड है, तो 153 इसको भी आप साथ में पढ़ेंगे। want only का मतलब मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, want only का मतलब होता है deliberately, दंगे भड़काना, ठीक है, दंगे भड़काना, that's want only, ठीक। like I'm forgetting the name of that particular politician, he belonged to I guess आम आदमी पार्टी। जब दिल्ली राइट्स हुई थी, I'm forgetting the name of that person, but इन पे चार्जेस लगे थे, फिर इनको बोला गया था कि भैया ये जानबूझकर डेलिबरेटली ऐसी चीजें बोल रही हैं, ऐसे कार्य कर रही हैं जिनसे कि एक जो बलवा है या कॉमन लैंग्वेज में जो दंगा है, राइट्स है, वो भड़क जाए। सो दैट वाज वांट ओनली अप्रोच, नॉट अनुराग ठाकुर, सम सोहेल और व्हाटएवर हिज नेम वाज, ताहिर, यस मोहम्मद ताहिर, और व्हाट वाज हिज नेम, भूमिका मेरे को एकदम क्लिक नहीं कर रहा। यस, ताहिर हुसैन, यस ही वाज द गाय। इनको कहा जा रहा था कि भाई ये बंदा पीछे से बैक एंड से डेलिबरेटली लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहा है, लोगों में गुस्सा, आक्रोश भरने का ये कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, ताकि लोग आपस में लड़े, ठीक। गुड इवनिंग।
So that's the point of it. That's the whole context of it. यही चीज है जो कि 153 में आप लोगों की डिस्कस की गई है ना. 153 में ध्यान रखिएगा कि 153 बात करता है एक ऐसे ऑफेंस की जहां पे पनिशमेंट 1 ईयर की है, लेकिन ना पनिश हुआ, मतलब अगर मान लीजिए आपने कोशिश की और ऐसा नहीं हुआ तो भी आपको 6 मंथ्स की पनिशमेंट है. तो ये एक अपने टाइप का एक अनूठा ऑफेंस आपको यहाँ पे मिलता है पहली बार मिलता है किसी में, तो इसको जरूर देखिएगा. 1 ईयर 6 मंथ्स का यहाँ पे 2 किसी में, तो इसको जरूर देखिएगा. 1 ईयर 6 मंथ्स का यहाँ पे 2 क्लॉजेस दिए हुए हैं. वॉन्ट ओनली, जानबूझ के अगर कोई व्यक्ति डेलिबरेटली दंगे भड़काने का प्रयास करता है, ऐसे एफर्ट्स डालता है जिससे कि लोगों में अशांति फैले, लोगों के बीच में गुस्सा फैले, आक्रोश फैले, तो फिर वो व्यक्ति 153 में वुड बी हेल्ड लायबल. दैट्स द पॉइंट ऑफ इट. ओके, नाउ यहां तक आई बिलीव आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी 153 तक. एम आई क्लियर? I guess there would have been no problem क्योंकि बहुत स्मूथ प्रोसेस है, बहुत आराम से आपको समझ में आता है. क्योंकि फिर अनलॉफुल असेंबली चल रहा है, फिर उसका ये एग्रीवेटेड फॉर्म राइट चल रहा है, राइट को भड़काना, राइट का पार्ट बनना, अनलॉफुल असेंबली का पार्ट होना, डिस्पर्सल के बाद भी अनलॉफुल असेंबली का पार्ट होना, ऐसी असेंबली का पार्ट होना जो बाद में अनलॉफुल असेंबली हो जाए. These are simple concepts. These concepts do not need any I would say out of the box explanations. इसमें ज्यादा जरूरत नहीं होती है. हम लोग इसके बाद आते हैं एक कॉन्सेप्ट पे which is एफ्रे. ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एफ्रे के बारे में. ठीक, आपको सेशन रखना ही नहीं है रोहित, अभी अपन एक काम करें. जब ये सेशन एंड में होगा ना, आखिरी के 5-10 मिनट में नोट मेकिंग के बाद, what we will do is we will revise it in a very synchronized way. बहुत सिंक्रोनाइज्ड वे में रिवाइज करोगे ना तो कट कट याद होता जाएगा. अनलॉफुल असेंबली के सेक्शंस डिफिकल्ट नहीं होते. अनलॉफुल असेंबली के या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी वाले सेक्शंस को सिर्फ अपन रिवाइज नहीं करते, तो इतना डरने घबराने की जरूरत नहीं. ठीक, चलो अब एफ्रे को हम लोग राइट्स के साथ इसलिए डील कर रहे हैं क्योंकि एफ्रे और राइट्स के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, और बीच में जो सेक्शन 153A 153B AA ये वाले जो एरियाज हैं ये प्रमोटिंग एनिमिटी वाले हैं, इसको अलग से डील करेंगे अपन. ठीक, चलिए सो सबसे पहले एफ्रे को समझते हैं. ठीक, एफ्रे को ध्यान से समझना. First of all, I am showing you something, and this is only for educational purposes. ठीक है बेटे? Are you guys ready? This is only for educational purposes. Okay? Perfect. So it's a room. एक रूम है, इसमें एक अंकल बैठे हैं और उनका एक बेटा बैठा है. ठीक है? This is for educational purposes. And sorry if I hurt any feelings. You guys, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो मैंने दिखाया, I'm really very sorry, but this is just for you to understand. This is just for you to understand कि what we are actually talking about. ये आप लोगों ने देखा है ये वाला वीडियो, I'm very sure आप लोगों ने देखा होगा YouTube पे, काफी फेमस वीडियो है. 10 मिलियन व्यूज तो ये वाले वीडियो पे हैं जहाँ पे मैं इसे दिखा रहा था आप लोगों को. Now the question is, ठीक है, now the question is कि क्या यहाँ पे एफ्रे हुआ है? क्या यहाँ पे एफ्रे हुआ है? That is the question. Absolutely not. This is no एफ्रे. Very good. This is no एफ्रे. क्योंकि एफ्रे का एक प्राइमरी इंग्रेडिएंट होता है which is a public place. ठीक है, समझ में आया? Which is a public place. बट यहाँ पे public place मिसिंग था. Perfect, perfect. And it was a बात सुधार क्रिया, तो again public place missing था. Now are you guys ready for another video? Shall I show you another video? Can you like understand कि हम okay ready set perfect. And again I'm sorry अगर आपको कहीं से भी बुरा लगे. Is that an एफ्रे? Is that an एफ्रे? ये लोग पब्लिक प्लेस पे है, एक मॉल में है, झगड़ा कर रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं. Is that an एफ्रे? Okay, perfect. Let me just continue this. It was at this moment that he knew that he committed an एफ्रे. Now it became an एफ्रे. समझ में आया? Did you get the concept? Clear हुआ? Clear हो गया? अबे चल ना, बहुत देखे तेरे जैसे. अबे जा. अरे तू बताऊं मैं तेरे को? बताऊं क्या मैं तेरे को? This is nothing. This is quarreling. झगड़ा कर रहे हैं लोग. ठीक है, quarreling की स्पेलिंग गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है. मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं. I have that liberty. ठीक.
जहां पे फाइटिंग हो गई, जहां पे फाइटिंग हो गई वो चीज एफरे बन जाएगा। समझ में आया? जहां पे फाइटिंग हो गई वो चीज एफरे बन जाएगी। ठीक है? वर्बल फाइट नहीं होती, फिजिकल फाइट होती है। फिजिकल फाइट, फिजिकल फाइट, वर्बल आर्ग्यूमेंट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। सो फिजिकल फाइट होती है, वर्बल आर्ग्यूमेंट होता है। ओके, सो अगर आप रास्ते पे ऐसे ही लड़ झगड़ रहे हैं, एक दो लोग आपस में एक दूसरे को गरिया रहे हैं, दैट्स नॉट एफरे, दैट्स नॉट एफरे। वंस इट बिकम्स फिजिकल, वो एफरे की कैटेगरी में आ जाएगा और वो पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करता हुआ होना चाहिए। अब आप मुझे एक और एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूं। ठीक है? इट हैज टू बी फिजिकल, इट हैज टू बी फिजिकल। अब वो फिजिकल एस्पेक्ट कैसे आएगा? लोग आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, या फिर आपने क्या कोई सी भी रोहित शेट्टी की मूवी देखी है? एनी रैंडम रोहित शेट्टी मूवी, रैंडम रोहित शेट्टी मूवी, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उसमें अजय देवगन है, श्रेयस तलपड़े है, काजोल है, शाहरुख खान है, अपना अक्षय कुमार है, डजंट मैटर। हैव यू सीन एनी रोहित शेट्टी मूवी? इफ यू हैव सीन एनी रोहित शेट्टी मूवी, every रोहित शेट्टी मूवी हैज एन एफरे, एंड यू वुड एग्री टू दैट। एवरी रोहित शेट्टी मूवी हैज एन एफरे, आपको समझ में आएगा। सो रोहित शेट्टी ने सिर्फ फिजिक्स की लंका नहीं लगाई है। ठीक है? हमारे साथ भी काफी कुछ गलत हुआ है, बस हम उस चीज का मीन नहीं बनाते। ठीक? सो दैट इज द पॉइंट ऑफ इट। जब जब पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ा जाता है, उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है, किसी प्रकार से लोग भड़कते हैं, झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, और उससे पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान होता है, लोगों को भी नुकसान होता है, तो वो एफरे की कैटेगरी में आ जाता है। नाउ वन क्वेश्चन ओवर हियर इज, मान लीजिए कि दो लोग हैं, वन पर्सन, सेकंड पर्सन, और इनके बीच में पहले आर्ग्यूमेंट चल रहा है, फिर ये दोनों बहुत एकदम लड़ने लगते हैं। नाउ जिस जगह पे ये लोग लड़ रहे हैं वो पब्लिक प्लेस तो है, लेकिन वहां पे कोई है नहीं, देयर इज नोबडी प्रेजेंट ओवर देयर। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर किसी ने इनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, एक वीडियो बना लिया, तो क्या अगर वो वीडियो वायरल हो गया, एंड इट इज अ पब्लिक प्लेस बट देयर इज नो पब्लिक, ऐसे समय पे हो रहा है कि वहां पे परिंदा भी नहीं है, ठीक, किसी ने दूर से रैंडमली इनका वीडियो क्रिएट कर लिया, विल दैट बी कंसीडर्ड एज एफरे और नॉट? पब्लिक प्लेस है, दो लोग हैं, हाथापाई भी कर रहे हैं, किंतु पब्लिक नहीं है, देयर इज नो पब्लिक। ठीक, ये आपका रिसर्च क्वेश्चन है, इसको ढूंढिए और ढूंढ के बताइए। ठीक, ये आपका रिसर्च क्वेश्चन है, इसको ढूंढिए और ढूंढ के मुझे बताइए। ठीक, हाँ, तो मैंने बताया ना, वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन किसी ने चक्षुदर्शी होते हुए, आई विटनेस होते हुए ये सामने नहीं देखा। नाउ यू टेल मी व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर? हां, दैट्स द पॉइंट। सलिल, सामने पब्लिक पीस हर्ट नहीं हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इट? थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो। ठीक, रिसर्च करना। चलो, अब एफरे की डेफिनेशन देखते हैं। सर वीडियो कितना पुराना है? अरे साक्ष्य, ठीक है, हम पता है अपने सैवेजरी लेवल पे यहाँ पे थे, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पे चल रहे थे हम, लाइफ में, जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे थे, फिर हमने ये सवाल पूछ लिया, ठीक है, यही वाला सवाल पूछा कि वीडियो कितना पुराना सर। हमारा जो थोड़ा सा स्मार्टनेस थी ना वो कम हो गई। ऐसा होता है ना कि क्लास में बहुत ही हैंडसम हंक टाइप का एक बंदा आता है, सब लोग लड़के लड़कियां सब लोग देख रहे हैं क्लास में, यार ये कितना स्मार्ट है यार, कितना औसम है भाई साहब, वो स्मार्ट है भाई, बहुत स्मार्ट है। वो जैसे ही क्लास में मुंह खोलता है और बोलता है, मैडम मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था इसलिए मैं लेट हो गया मैडम। साक्ष्य तुम्हारे साथ बेटा अभी अभी ऐसा ही हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा ये इसको सुधारने के आपको कई मौके मिलेंगे। ठीक, चल अब बढ़ते हैं, लेट्स स्टडी। सो नाउ टॉकिंग अबाउट योर ऑफेंसेस, 154 को, 155 को, 156 को अपन देखेंगे अलग से। लेट्स लुक एट सेक्शन नंबर 159, व्हाट डू वी हैव हियर? ठीक है, एफरे। So when two or more persons by fighting in a public place disturb the public peace, they are said to commit an affray. ठीक है, पब्लिक प्लेस में लड़ रहे हैं, दो या दो से ज्यादा लोग हैं और पब्लिक पीस को हैम्पर कर रहे हैं, दैट्स इट। तो वो एफरे की कैटेगरी में आ जाएगा। पनिशमेंट फॉर कमिटिंग एफरे, whoever commits an affray shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 100 rupees or with both। ठीक है सर, अगर घर के अंदर बहुत से फैमिली मेंबर हैं तो इज इट कंसिडर पब्लिक प्लेस? रोहित, मेरा, तेरा, सबका, ठीक है, मेरा, तेरा, सबका, खानदान जेल में होगा अगर जो तूने बोला है वो सच है। समझ रहा है? मेरा, तेरा और सबका रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप कितने भी संत महात्मा बन लो दुनिया के सामने, सबका खानदान जेल में होगा। समझ आया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके घर में अगर 15-16 परिवार रहते हैं, ठीक, उस घर को जिला घोषित करने की तैयारियां चल रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे लड़ाई हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया? डजंट मैटर रोहित। बेटा फाइट देखो, बेटा दिव्या, फाइट का मतलब फिजिकली होता है, वही मैंने बताया ना, फाइट मतलब फिजिकली है। हम लोग बोलते हैं कि अरे फाइट हो गई, क्या किए? गाली दे दी एक दूसरे को, फाइट नहीं होती। फाइट क्लब नाम सुना है? फाइट क्लब मतलब लड़ाई होनी चाहिए, ठीक, लड़ाई फिजिकल।
आप ऐसे मुंह जबानी किसी से लड़ रहे हैं, कुछ अच्छे प्रवचनों का इधर उधर आप आदान प्रदान कर रहे हैं, शब्दों का आदान प्रदान, दैट्स क्वेरल, वो झगड़ा है, वो आर्ग्यूमेंट है, ठीक, दैट्स नॉट फाइट। फेयर इनफ। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बैक टुवर्ड्स सेक्शन नंबर 153A। नाउ 153A अपने आप में थोड़ा सा सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 153A 153B। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले 196 की सैंक्शनिंग भी लगती है सीआरपीसी की, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेसिक कनेक्टिविटी, मतलब ऐसा कुछ बड़ा नहीं, बेसिक कनेक्टिविटी विद सेक्शन 196 सीआरपीसी, ठीक। 153A 153B को समझते हैं। कई स्टूडेंट्स के यहाँ पे डाउट आते हैं, लेट्स जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड। सॉरी फॉर दैट गाइस, ठीक। चलिए, हाँ, यहाँ पे सौम्या पूछ रही है कि इफ फैमिली मेंबर्स फाइटिंग इन पब्लिक प्लेस, देन अगर उनकी फाइट इस नेचर की है जिससे कि पब्लिक पीस भड़क रही हो या पब्लिक पीस खराब हो रही हो, तो ही उसको आप एफरे की कैटेगरी में कंसीडर करेंगे। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि फैमिली मेंबर्स लड़ते लड़ते रोड पे आ जाते हैं, ठीक। इससे डायरेक्टली एफरे कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ ये कंसीडर करेगा कि क्या ये पब्लिक पीस को हैम्पर करने लायक चीज थी। अगर हाँ, तो यस डेफिनेटली इट विल बी एन एफरे, माना जाए, बिल्कुल माना जाए। अगर नहीं थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ठीक है, बोल दिया, वाइफ ने बोला हस्बैंड को कि चलो तुम घर से निकल जाओ, या हस्बैंड ने बोला वाइफ को कि चलो तुम घर से निकल जाओ। अभी घर से बाहर निकल गए, उसके बाद चीख चिल्ला रहे हैं, लड़ाई वड़ाई हो रही है, यहाँ से पैरागॉन आ रही है, यहाँ से गमले आ रहे हैं, यहाँ से तसला आ रहा है, यहाँ से चिमटा आ रहा है। तो ये सब जो हो रहा है ना, ये कोर्ट ऑफ लॉ की नजरों में क्या एफरे कंसिडर किया जाना चाहिए? अगर हाँ, कोर्ट ऑफ लॉ को ऐसा लगता है कि जिस जगह पे, जिस लोकेलिटी में, जिस एरिया में ये रह रहे थे, उस जगह पे ये पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को हेल्प कर रहा है, ओनली देन इट विल बी कंसीडर्ड एज एफरे, अदरवाइज इट वोंट बी कंसीडर्ड एज एन एफरे, फॉर अ सिंपल रीजन कि ये एक्ट बहुत कॉमन होते हैं, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। परफेक्ट। अगर पब्लिक, वही तो बात है ना बेटा, पब्लिक ज्यादातर एंजॉय ही तो करती है, पब्लिक ज्यादातर एंजॉय ही करती है, ठीक। ऑब्वियसली अगर गमलों से दूसरे लोग, वही है ना, इट्स अ सब्जेक्टिव, अंडरस्टैंड दिस, इसमें इतना कंफ्यूज मत हो, ये सब्जेक्टिव होता है। घर के जो झगड़े होते हैं ना, अगर वो रोड पे उतर आए तो वो डायरेक्टली एफरे बन जाएंगे, ये जरूरी नहीं है। ये आई एम टेलिंग यू दिस फैक्ट, क्योंकि ये मैंने 2-3 लोगों से, 2-3 जजेस से डिस्कस किया है, डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के जो जजेस हैं उनसे डिस्कस किया है। उनका यहाँ पे यही कॉन्टेक्स्ट था कि देखो, घर के जो झगड़े हैं, न्यायालय इस प्रकार घर के झगड़े को नहीं देखता कि हर घर का झगड़ा जो रोड पे आ जाए उसको एफरे कंसीडर कर लिया जाए। आर यू गेटिंग द पॉइंट ऑफ इट? एवरी आर्गुमेंट और एवरी फाइट that has started at home, if it gets out, that doesn't mean that it will become एफरे all the time. बेसिक रूल है। तो कोर्ट ऑफ लॉ को अगर लगता है कि इससे पब्लिक पीस हैम्पर हो रही है, तो फिर उसको एफरे में कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक, ये रूल है। ओके, चल, क्रिस्टल क्लियर, परफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट सेक्शन नंबर 153A 153 के बारे में बात करते हैं। दोनों ही सेक्शंस जो है वो प्रमोटिंग एनिमिटी से डील करते हैं, प्रमोटिंग एनिमिटी। नाउ प्रमोटिंग एनिमिटी का मतलब होता है द्वेष या नाराजगी या गुस्सा या दुश्मनी फैलाने का प्रयास करना। अब ये दोनों ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, आपस में बीच में बात मत करो वरना कंफ्यूज हो जाओ, ठीक। सो एक बार देखते हैं 153A को, व्हाट डज इट से? प्रमोटिंग एनिमिटी between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing acts prejudicial to maintenance of harmony. ठीक? Whoever, by words either spoken or written, or by signs or by visible representation or otherwise, promotes or attempts to promote on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, caste or community, or any other ground whatsoever, disharmony or feeling of enmity, hatred or ill will between different religious, racial, language or regional groups or caste or community. Number 1 is by words और विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ये ध्यान रखना, बस मेजर टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना, वर्ड्स और विजुअल रिप्रेजेंटेशन। नंबर 2, commits any act, commits any act, ठीक, commits any act which is prejudicial to the maintenance of harmony between different religious, racial, language or regional groups or caste or communities, and which disturbs or is likely to disturb the public tranquility. Number 2. Number 3, organizes any exercise, movement, drill or other similar activity intending that the participants in such activity shall use or be trained to use criminal force, violence, or knowing it to be likely that the participants in such activity will use or be trained to use criminal force or violence, or participates in such activities intending to use or be trained to use criminal force or violence, or knowing it to be likely that the participants in such activity will use or be trained to use criminal force or violence against any religious, racial, language or regional group or caste or community, any such activity for any reason whatsoever causes or is likely to cause fear or alarm or a feeling of insecurity amongst member of such religious, racial, language or regional group or caste or community shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both. ठीक है, सो यहाँ पे वर्ड्स है, यहाँ पे विजुअल एक्ट है, एंड यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग अ ग्रुप है, ठीक है।
ना मैं पहले फंडामेंटल्स के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि बिना फंडामेंटल्स को समझे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत शैलो नॉलेज रख के आप आगे बढ़ो ऑर्गेनाइजिंग एनी ड्रिल और एक्सरसाइज। मान लीजिए, एंड प्लीज आप लोगों से एक मेरी हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे थोड़ा सा हमें ओपन माइंड से एंड एज प्रॉपर लॉ स्टूडेंट्स इन एग्जांपल्स को समझना होगा, इन क्वेश्चंस को देखना होगा, क्योंकि अगर मैं जो एग्जांपल्स दूं वो कहीं पे भी किसी भी कम्युनिटी को हर्ट करे तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी राइट नाउ। अगर किसी भी कम्युनिटी की फीलिंग्स हर्ट हो तो अगेन आई एम रियली वेरी सॉरी। दीज आर जस्ट एग्जांपल्स फॉर यू लॉयर्स टू अंडरस्टैंड कि ये वर्कआउट कैसे करता है 153A, ठीक है। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। इज इट ओके? इज इट ओके? मैं किसी ऐसा चिल करो, मैं किसी रिलीजन के बारे में कुछ नहीं बोलने वाला हूं, लेकिन एग्जांपल में रिलीजन का नाम मैं अवॉइड नहीं कर सकता, ठीक है। सिमिलर टू 295 बट नॉट एग्जैक्टली 295, सिमिलर टू 295, यस। तो मैं रिलीजन का नाम अवॉइड करने की कितनी भी कोशिश करूंगा यहाँ पे नाम आएगा। सो अगेन आई एम अगेन गिविंग दिस डिस्क्लेमर, रियली वेरी सॉरी। अगर कहीं पे भी किसी को कोई बुरा लगे तो मैं क्षमा पहले ही मांग लेता हूँ, माफी मांग लेता हूँ, ठीक। चल नाउ अंडरस्टैंड दिस। पहले सबसे पहले समझिएगा कि ये कॉन्टेक्स्ट वर्क कैसे करता है। देखिए, अब हम दो कम्युनिटीज के बारे में बात करते हैं। एक कम्युनिटी है हिंदूज और दूसरी कम्युनिटी है मुस्लिम्स, ठीक, फेयर एनफ। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, एक तरफ हिंदूज है, दूसरी तरफ मुस्लिम्स है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अब ध्यान से यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना आप कि ये चीज वर्कआउट कैसे करेगी। एक एक्स पर्सन है, डजंट मैटर हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है, सिख है, डजंट मैटर। एक एक्स पर्सन है जिसने की हिंदू गॉड्स के बारे में, ठीक है, हिंदुओं के जो भगवान है उनके बारे में कुछ गलत बातें कही। इस बंदे के रिलीजन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऑफेंडर का रिलीजन मैटर यहाँ पे नहीं कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, हिंदू गॉड्स के बारे में उसने कुछ गलत बातें कही, हिंदूज के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, हिंदू माइथोलॉजी पे क्वेश्चंस की और XYZ चीजें जो भी उसने बोला किया, जो भी किया, इससे हिंदूज काफी ज्यादा हर्ट हुए। वही सेम व्यक्ति, ठीक है, वही सेम व्यक्ति, नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वही सेम व्यक्ति, ठीक, मुस्लिम्स के बारे में, ठीक है, मुस्लिम्स के बारे में वही सेम व्यक्ति, लेट्स से फॉर एग्जांपल उनके जो अल्लाह ताला है उनके बारे में, या फिर जो उनके हजरत अली है उनके बारे में, प्रोफेट मोहम्मद साहब उनके बारे में कुछ यहाँ से भी हर्टफुल स्टेटमेंट्स दी गई, और यहाँ पे मुस्लिम्स को भी हर्ट हुआ, उनके सेंटिमेंट्स, उनके रिलीजियस जो फेथ्स थे, बिलीफ्स थे, उनको भी यहाँ पे बुरा भला कहा गया, अलग अलग। माय क्वेश्चन इज, क्या एक्स को 153A के लिए लायबल किया जा सकता है? सोच के बताना, सोच के बताना, बिना बिना सोचे समझे यस और नो नहीं बोलना, सोच के बताना। कैन एक्स बी चार्ज फॉर 153A? ओके, ओपिनियंस यहाँ पे बटे हुए आ रहे हैं, नो आ रहा है, यस आ रहा है, नो आ रहा है, यस आ रहा है, ओके परफेक्ट। सो नो है, यस है, नो है, यस है, ठीक है। ये तो इंसल्ट है, एनिमिटी कहाँ है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, यस। आई टेल यू हाउ दिस वर्क्स, ठीक है, समझना। हाँ कृति, करेक्ट इंटरप्रिटेशन, यस, क्योंकि अलग अलग हो रहा है ना, वेरी गुड, दिस इज द प्राइमरी क्राइटेरिया। अगर एक व्यक्ति एक रिलीजन को, एक कम्युनिटी को, एक कास्ट को, एक क्रीड को बुरा फील करवा रहा है, वो 153 नहीं है। अगर एक व्यक्ति दूसरी कम्युनिटी को, दूसरे रिलीजन को, दूसरे कास्ट को, दूसरी कैटेगरी को बुरा फील करवा रहा है, वो एनिमिटी नहीं है, 153 नहीं लगेगा। सो व्हाट इज द क्रक्स, व्हाट इज द जेल पॉइंट, फोकल पॉइंट क्या है? फोकल पॉइंट ये है कि दो ग्रुप्स के बीच में एनिमिटी क्रिएट करनी है आपको। हाँ, आपको दो लोगों को लड़वाना पड़ेगा साथ में। अगर आप ऐसी स्टेटमेंट्स दें जिससे हिंदू और मुस्लिमों के बीच में टेंशन आ जाए, स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाए, इनके बीच में किसी प्रकार का हम कह सकते हैं कि एक फ्रिक्शन क्रिएट अगर कोई व्यक्ति करता है, तो फिर उसे 153A के लिए लायबल किया जा सकता है। मतलब इंडिविजुअली आप एक रिलीजन के बारे में गलत कहें, जैसे रिलीजन के बारे में दो ब्रॉड बेसिक ब्रॉडली रॉन्गफुल एक्ट्स हो सकते हैं, रिलीजन कोई सा भी हो, डजंट मैटर। पहली चीज जो हो सकती है दैट इज नोन एज ब्लास्फेमी। किसी के रिलीजन के बारे में शायद साक्षी ने लिखा भी था, किसी के रिलीजन के बारे में गलत चीजें कहना, अफवाह फैलाना या गलत प्रकार की स्टेटमेंट्स देना, दैट इज नोन एज ब्लास्फेमी, उसको ब्लास्फेमी शब्द कहा जाता है। दूसरा होता है सैक्रिलेज, दूसरा ऑफेंस। सैक्रिलेज का मतलब होता है किसी भी धर्म के जो मेजर ऑब्जेक्ट्स होते हैं या मेजर मॉन्यूमेंट्स होते हैं या फिर मेजर उनकी हम कह सकते हैं कि मैटर होता है, उनके पास सब्सटेंस होता है, अगर उसे स्पॉइल करने की, उसे खराब करने की, उसे वैंडलाइज करने की अगर कोशिश की जाती है तो दैट इज नोन एज सैक्रिलेज। फर्क समझ में आया? मैं किसी के बारे में बुरा भला कहूं वो सैक्रिलेज है, किसी के रिलीजन के बारे में किसी के रिलीजन के बारे में बुरा भला कहूं वो ब्लास्फेमी है। और अगर मैं किसी के रिलीजन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करूं, उन मॉन्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय करूं, उन प्लेसेस ऑफ वर्शिप को डिस्ट्रॉय करूं, ठीक, तो वो सब सैक्रिलेज की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक रिलीजन के अगेंस्ट हो रहा है, अब वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्या बोलते हैं, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक रिलीजन के अगेंस्ट कुछ भी गलत करेंगे तो उसी रिलीजन के अगेंस्ट आपकी लायबिलिटी क्रिएट होती है, दैट इज नॉट 153A। सो 153A का प्राइमरी इंटेंशन इज टू प्रमोट एनिमिटी बिटवीन टू रिलीजन्स। अगर दो रिलीजन्स के बीच में, दो हम कह सकते हैं कि धर्मों के लोगों के बीच में अगर आप एनिमिटी प्रमोट कर रहे हो तो फिर वो 153A की कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज ये 153A की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। अगर कोई भी ऐसा, यस पर क्या, दैट्स द पॉइंट। अगर दो कम्युनिटीज के बीच में, दो रिलीजन के बीच में अगर आप झगड़ा करा दो, दो कास्ट के बीच में आप झगड़ा करा दो, दो प्लेसेस ऑफ बर्थ के बीच में झगड़ा करा दो, दो इवन जेंडर्स के बीच में झगड़ा करा दो, ठीक, एनीथिंग, ये अगर ये कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी है, ऐसी अलग अलग कम्युनिटीज, अगर आप कम्युनिटीज के बीच में, दो कम्युनिटीज के बीच में आप झगड़ा करवा देंगे, दैट विल बी 153A। इसमें से जो सबसे कॉमन है वो रिलीजन है, इसलिए मैंने कॉमन एग्जांपल आप लोगों को दिया। डिड यू गेट द पॉइंट ऑफ इट? समझ में आया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
सिंगल पर्सन के स्टेटमेंट से दोनों ग्रुप में फाइट हो जाए तो क्या कवर होगा? वेरी गुड क्वेश्चन सलिल। एवरीवन, एक बंदे ने एक ही स्टेटमेंट दिया है, एक्स ने एक ही स्टेटमेंट दिया, उसी से हिंदू और मुस्लिमों में झगड़ा बढ़ गया, हो जाएगा? सलिल आप ही बताओ बेटे। वेरी गुड क्वेश्चन। इट्स मतलब परफेक्ट बुलसआई सवाल है, इससे अच्छा सवाल क्या होगा? यस, डेफिनेटली हो जाएगा। दैट्स द पॉइंट ऑफ इट। डेफिनेटली हो जाएगा। एक स्टेटमेंट वही वही है ना भाई, वन एरो किल्स टू स्पैरोज, सीधा हिसाब है। अगर हुआ तो डेफिनेटली होगा। ठीक, दैट इज इट। यस, ये पॉइंट है। ओके, ये ध्यान में रखना। अब वापस आते हैं 153 वर्क कैसे करता है। 153 वर्क कैसे करता है कि अगर कोई ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करे, शब्दों का इस्तेमाल करे, मान लीजिए कि कोई एडिटर कोई न्यूज़पेपर में लिखता है व्यक्ति, उसने कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी लिख दी जिसकी वजह से एनिमिटी प्रमोट हो गई। कोई व्यक्ति है भाषण दे रहा है, स्पीच दे रहा है, उसने कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। कोई व्यक्ति है सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है, ट्विटर पे एक्टिव है, इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, फेसबुक पे एक्टिव है, वहां पे कोई ऐसी पोस्ट कर दे जिससे कि ये चीज भड़क जाए। किसी प्रकार की कोई मूवी आप लेके आ जाओ, किसी प्रकार का कोई रील आप लेके आ जाओ, किसी प्रकार का कोई आप कोई शॉर्ट वीडियो लेकर के आ जाओ, एनीथिंग, एनी विजुअल रिप्रेजेंटेशन, दैट विल बी कंसीडर्ड एज प्रमोटिंग एनिमिटी। ग्रुप होना चाहिए और वर्ड्स, रिटन, स्पोकन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं, दैट इज प्रमोटिंग एनिमिटी, नंबर 1। नंबर 2, कमिटिंग एन एक्ट। नाउ इस चीज को शायद मुझे थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा ग्रेव जाएगा, बट आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं, तो प्लीज 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 हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी भी मांग रहा हूं, विनती भी कर रहा हूं कि इसको गलत तरीके से मत लेना। व्हाई एम आई डूइंग दिस अगेन एंड अगेन, यू बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, फॉर द सिंपल रीजन कि अगर कोई भी व्यक्ति रैडिकल अप्रोच लेके 153 को समझने जाएगा ना, तो वो ओपिनियनेटेड हो जाएगा, और जज को कभी भी यहाँ पे ओपिनियनेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक, ये समझो। अरे मैं टेंशन नहीं ले रहा हूं भाई, मैं टेंशन नहीं ले रहा हूं, मैं क्या बात की टेंशन लूंगा, लेकिन ये चीज है जो कि मैं बार बार क्लैरिफाई इसलिए कर देता हूं ताकि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को कुछ भी बुरा ना लगे। ठीक, सो ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या होता है। अब मान लीजिए कि जैसे पिग्स, ठीक है, पिग्स को मुस्लिम्स में एक अच्छा पशु नहीं माना जाता, काउस, ये हिंदूज में पूजनीय है। ठीक, फेयर एनफ, पिग्स को मुस्लिम्स में अच्छा एक पशु नहीं माना जाता, काउस हिंदूज में माना जाता है दैट दे आर रीइंकार्नेटेड सोल्स, एंड हिंदूज में वो पूजनीय है। ध्यान से समझिएगा। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए, एंड दिस इज अ वेरी ग्रेव एग्जांपल, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि ये होता है, ये प्रैक्टिस का पार्ट, लोग ऐसा करते हैं, तो हम एक लाइवली एग्जांपल ले रहे हैं। अब मान लीजिए कि अगर काऊ का मीट है, ठीक, फेयर एनफ, उसे अगर हिंदूज के किसी सीक्रेट प्लेस के पास, नाउ दिस माइट साउंड वेरी वेरी स्ट्रेसफुल टू हिंदूज, बट अगेन आई एम रियली सॉरी, समझिए इसको ध्यान से। अगर किसी भी मीट को, काऊ के मीट को अगर हिंदूज के किसी भी सीक्रेट प्लेस के पास रखा जाए, ठीक है, या थ्रो किया जाए अगेन, या फिर पिग्स के मीट को मुस्लिम्स के किसी सीक्रेट प्लेस के पास या फिर प्लेस ऑफ वर्शिप के पास फेंका जाए, ठीक, तो दिस एक्ट इज सफिशिएंट दोनों ही रिलीजन्स में दंगे भड़काने के लिए। ये हो चुका है, ये होता है, मतलब मैं ये आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, ये होता है। ठीक, आपने एक चीज नोटिस की, ठीक है, आपने एक चीज नोटिस की, पीके मूवी देखिए, पीके में आमिर खान, ठीक है, पीके में आमिर खान शायद वाइन लेकर के मस्जिद की तरफ जा रहा होता है, ठीक है, ऐसे कुछ होता है, शायद कुछ 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 होता है, ठीक है, ऐसे कुछ होता है, इसको रोक लेते हैं, फिर ये भागता है वगैरह, जो भी है, जो भी है। पुलिस के पास जब ये पकड़ा जाता है, पुलिस के पास पहुंचता है, तो पुलिस ऑफिसर इसका आईडी कार्ड मांगता है, उसमें लिखा होता है डॉक्टर डिमेलो, जो भी नाम, ठीक है, डॉक्टर डिमेलो, और पुलिस ऑफिसर एक बहुत फेमस डायलॉग डालता है, वो तो मीम बन गया, लेकिन अपन लॉ स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत रेलेवेंट है। पुलिस ऑफिसर ये बोलता है, क्या डॉक्टर साहब, याद है किसी को, क्या डॉक्टर साहब दंगे करवाएंगे क्या? रिमेंबर दिस, डिड यू गेट दैट पॉइंट? क्या डॉक्टर साहब दंगे करवाएंगे? दिस इज 153, ठीक है, दिस इज 153। नाउ यू गॉट द पॉइंट। ऐसा कोई भी एक्ट जो दो रिलीजन्स के बीच में झगड़ा करवा दे, उनके बीच में दुश्मनी शुरू कर दे या दुश्मनी को भड़का दे, ठीक, वो 153 एक ही कैटेगरी में, ठीक है, वो 153 एक ही कैटेगरी में आ जाए। ठीक, 295 अलग है बेटे, 295 इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, उसको अपन लोग अलग से डील करेंगे। यहाँ पे प्रमोटिंग एनिमिटी जो है ना, वो एक पर्सन से दो रिलीजन्स की तरफ जाना है, दैट इज हाउ इट वर्क्स। प्रोवोक करे अगर कोई ऐसा एक्ट, तो ठीक। फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग एनी एक्सरसाइज। अब देखिए सर, ऑर्गेनाइजिंग एनी एक्सरसाइज ये हर रिलीजन में होता है, एक्सरसाइजेस होती हैं। एक्सरसाइजेस होने का मतलब, ड्रिल्स का मतलब हमेशा रैडिकल अप्रोच लेकर के चलना नहीं होता है। मान लीजिए हिंदूज ने कोई अपनी सभा क्रिएट करी, तो सभा में बैठे आराम से डिस्कशन चल रहा है कि आगे ग्रोथ पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कम्युनिटी के ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे काम करना है, तो हिंदूज का ऐसा हो गया। मुस्लिम्स में भी ठीक है, सेम रूल एप्लीकेबल हुआ। जमात बैठी, जमात में मौलाना साहब बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, किनसे हमें निकलना है, ग्रोथ कैसे करनी है, डेवलपमेंट कैसे करना है। सेम इज एप्लीकेबल विद सिक्स। ज्ञानी जी बैठे हैं, ज्ञानी जी के साथ कई और लोग बैठे हुए हैं जो कि डिस्कशन कर रहे हैं। गुरुद्वारे में भीड़ जमी है, लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई आगे का डेवलपमेंट वगैरह हमें कैसे करना है, क्या ग्रोथ करनी है, हम कैसे कम्युनिटी में सर्विस दे सकते हैं, क्या वो सारी चीजें। सेम एप्लीकेबल विद पादरी साहब एंड इन द चर्च। नाउ अनलेस ये एक्ट्स रैडिकल हो जाए,
अनलेस ये एक्ट्स रेडिकल हो जाए इनमें कोई खराबी नहीं। ठीक, समझ में आया? अनलेस ये एक्ट्स रेडिकल हो जाए इनमें कोई भी खराबी नहीं मानी जाएगी। मतलब अगर कोई भी, मान लीजिए जैसे सिक्स, ठीक है, सिख हमारे देश की एक वॉरियर क्लैन रही है। मतलब आप मानोगे ना मानो वाला सवाल ही पैदा। सिक्स आर कंसिडर्ड टू बी द वॉरियर्स ऑफ इंडिया। मतलब जब से इनका जेनेसिस हुआ है, हमारे क्या नाम है, गुरु नानक देव जी, उनके बाद से ही ये पूरा वॉरियर क्लैन रही है। ठीक, तो इन्होंने हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, देश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बहुत इन्होंने कार्य किए हैं। फैक्ट है, लेजिट फैक्ट है। तब सिखों में चले जाए तो सिखों में एक कई जगह पे आप लोगों ने नोटिस किया हो, सिखों में ट्रेनिंग होती है। सिखों में ट्रेनिंग होती है मार्शल आर्ट्स की। सिखों में ट्रेनिंग की जाती है जहां पे जितने भी सिख बच्चे आते हैं उनको सिखाया जाता है कि भाई प्राइवेट डिफेंस कैसे कर सकते हो, आप कैसे फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे किसी को बचाने के लिए आप फोर्स यूज कर सकते हो। तो दिस इज अ जनरल ट्रेनिंग जो कि सिक्स में दी जाती है एंड इट इज लेजिट, इट इज जस्टिफाइड। इसमें कोई खराबी क्यों नहीं है? क्योंकि भाई उनका कल्चर ही वैसा रहा है और वो उसी प्रकार उनका जीवन, उन्होंने पूरी हिस्ट्री वैसे ही था। दिस इज जस्टिफाइड। लेकिन अब मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करके उनको ट्रेनिंग दी जाए कि भैया दूसरे रिलीजन को अटैक कर, या दूसरे रिलीजन के जो लोग हैं, उनकी जो कम्युनिटी है जहां पे वो लोग रहते हैं वहां पे अटैक कर, तो फिर ये 153 की कैटेगरी में आ जाए। ठीक, सो 153 ए की कैटेगरी बहुत वाइड है, लेकिन ये स्पेसिफिकली वर्क करती है व्हेन देयर इज अ चांस ऑफ प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। ठीक है, उसको प्रमोट कर देना, उसकी लायबिलिटी क्रिएट कर देना, उस पर दंगा होना जरूरी नहीं। दैट्स द पॉइंट ऑफ इट। अगर किसी व्यक्ति ने एनिमिटी को प्रमोट मात्र करने की कोशिश की, भले दंगा भड़का नहीं भड़का, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा कुछ भी प्रमोट करने की कोशिश की तो फिर ये व्यक्ति लायबल हो जाएगा। दैट्स द पॉइंट ऑफ इट। ठीक, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन जनरली 153 ए का नहीं होता है, लेकिन हाँ वही बात है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से बैठ करके, ठीक है, जैसे इसमें एक एग्जांपल आ जाता है, इसमें एक एग्जांपल आता है क्या कि आप लोगों ने अभी पिछले कुछ टाइम में फार्म लॉज की जब बात चल रही थी तो आप लोगों ने डेफिनेटली नोटिस किया होगा, न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा कि खालिस्तान की डिमांड को लेकर के काफी ज्यादा उग्र हो रहे थे, मतलब कम्युनिटी वाले लोग कनाडा में, टोरंटो में, ब्रिटेन में, लंदन में खालिस्तान की काफी डिमांड उठ रही थी। अब प्रॉब्लम यह है कि खालिस्तान की डिमांड आप करो, ठीक, खालिस्तान की आप डिमांड करो, दैट इज अ पीसफुल थिंग दैट यू कैन आस्क फॉर। भाई करना नहीं करना, हाँ ना, यस नो, डिफरेंट थिंग ऑलटुगेदर, डिफरेंट थिंग ऑलटुगेदर। आप डिमांड करो भाई, डिमांड बहुत सारी चीजों की होती है, राज्य की डिमांड होती है, अलग देश की डिमांड होती है, अलग घर की डिमांड होती है, अलग बेडरूम की डिमांड होती है। तो लोग डिमांड तो करते ही है भाई, डिमांड करने में कोई समस्या नहीं। ठीक, डिमांड आप करिए, आपकी डिमांड सही है गलत है वो समय बताए, वो आगे की जो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की पॉलिसीज होगी वो बताए। डिमांड करो लेकिन पीसफुल करो। अगर आप डिमांड ऐसी करोगे जिसके कारण किसी प्रकार का अनरेस्ट फैले, जिसके कारण किसी प्रकार का स्ट्रेस हो, टेंशन हो, फ्रिक्शन आए एक से ज्यादा कम्युनिटीज के बीच में, 153 में लायबिलिटी क्रिएट की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। ठीक, आपको पूरा पॉइंट समझ में आ गया? चलो क्लियर हुआ? 153 ए ये, दिस इज 153 ए, क्लियर है? व्हाट द पॉइंट ऑफ इट? आई होप कि मैंने इसको काफी संभल के प्यार से अच्छे शब्दों में ढंग से आप लोगों को समझा दिया, क्योंकि इस पे नोट मेकिंग भी करनी है आपने को। ठीक है, यस परफेक्ट, डेफिनेटली। क्या बताइए क्या डाउट है? थर्ड पॉइंट फिर से बता दूं, देखो थर्ड पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है, लेकिन उसका मैं क्रक्स आपको समझाता हूं। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी कोई भी एक्सरसाइज, ठीक है, ऐसा कोई भी ड्रिल, ऐसी कोई भी ट्रेनिंग, ऐसा कोई भी ग्रुप क्रिएट करते हैं जो कि इस प्रकार से ड्रिल किए जा रहे हैं, एक्सरसाइज करवाई जा रही है, ट्रेन किए जा रहे हैं, ग्रुप बनाया जा रहा है जो कि या तो वायलेंस यूज करता है या फिर वायलेंस यूज कर सकता है, देयर इज अ चांस दैट वायलेंस माइट बी यूज्ड बाय दिस ग्रुप, ये क्रक्स है मिस्टी। ठीक, तो उस व्यक्ति को 153 के अंडर लायबल किया जा सकता है। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अब वो कोई एक ग्रुप का लीडर है, कमांडर है, कमांडिंग ऑफिसर, ठीक, फेयर एनफ, यस। अब वो कमांडिंग ऑफिसर रहते हुए एक अपनी पूरी की पूरी टीम बना लेता है। जैसे अपन बात करते हैं इसकी, आप लोगों ने लिट्टे का नाम सुना होगा, फैमिली मैन 2 अगर देखे होगे तो समझ भी गए होंगे, प्रभाकरन की बात करना। ठीक है, तो जैसे प्रभाकरन थे, ठीक, लंकन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, ठीक, सो व्हेन यू लुक एट इट, प्रभाकरन जो थे कमांडर थे लिट्टे के। अब इन्होंने भैया डिसाइड किया, ठीक है, इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे लोगों का जो कि संथालीस और तमिलियंस इसके बीच में झगड़ा करवाए। ऐसा हुआ नहीं हुआ मुझे ज्यादा हिस्ट्री नहीं पता, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, और अगर मेरे से कोई हिस्टोरिकल मिस्टेक भी हो जाए तो उसके लिए भी सॉरी। बट अगर एक ऐसा ग्रुप बनाया गया, मिलिटेंट ग्रुप बना दिया गया जिसका पर्पस है ऐसा कुछ करना जो कि या तो वायलेंट हो रहा है या फिर वायलेंट हो सकता है, दोनों ही स्थितियों में ऐसा जो ग्रुप है उसको क्रिएट करने वाला व्यक्ति, मिस्टी समझना, उसको क्रिएट करने वाला व्यक्ति 153 में लायबल हो। उसने सिर्फ वर्ड यूज नहीं किए, उसने सिर्फ एक्ट कमिट नहीं किया, उसने पूरा ग्रुप ही क्रिएट कर दिया है जो एनिमिटी बढ़ा देगा। समझ में आया? दिस इज 153 पॉइंट नंबर 3, क्रक्स ऑफ इट। किसी ने हैंड रेज किया था, शायद मैं पिक नहीं कर पाया, प्लीज एक बार बता दें। नक्सलाइट्स को इसमें कंसीडर किया जा सकता है, बट नक्सलाइट्स के साथ पॉइंट ये होता है कि नक्सलाइट्स जनरली अपनी खुद की डिमांड रेज करते हैं। नक्सलाइट्स का मेजर जो एंगल होता है समीक्षा, दे आर नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स एक्चुअली प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन टू ग्रुप्स और क्लासेस ऑफ पीपल जनरली। ठीक है, प्रमोटिंग एनिमिटी में सेकंड पॉइंट कमिट एक्ट का जो एग्जांपल आपने दिया था, प्लीज रिपीट कर दीजिए। एनी एक्ट, जस्ट अ सेकंड, एनी एक्ट मतलब कोई भी ऐसा एक्ट आप करें जिससे कि
दो रिलीजन्स के बीच में या दो कम्युनिटीज के बीच में किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन आ जाए, स्ट्रेस आ जाए। ठीक, अब एक्ट्स में बहुत सारी चीजें हो सकती है, इट कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल, चलो मैं आप लोग को एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ये और थोड़ा इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, आरक्षण देखिए किसी ने, हैव यू सीन आरक्षण बाय एनी चांस? भोपाल में शूटिंग हुई है उसकी, नहीं देखी? कोई बात। अब सुनना, मैनुअल स्कैवेंजिंग का नाम सुना? नहीं, चलो वो भी छोड़ो। हाँ, दीपिका सैफ वाली, राइट, छोड़ो। मान लो दो कम्युनिटीज है, एक है जो कि एक अनरिजर्व कम्युनिटी है, ठीक है, दूसरी है जो कि रिजर्व कैटेगरी है, एक पर्टिकुलर कास्ट है, ठीक है। अब कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ पे प्रेवलेंट रहा, ठीक है, जातिवाद जो है, जाति प्रथा जो है वो हमारे यहाँ पे प्रेवलेंट रही, ठीक। अब इट्स अ फैक्ट हिस्ट्री। सो अगर मान लो कोई एक ऐसा एक्ट किया जाए जिससे दोनों गुटों के बीच में, अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, ठीक है, जिन्हें हम लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मण हो गए या ठाकुर हो गए या वैश्य हो गए और शूद्र, ठीक है, तो शूद्रास को यहाँ रखा जाता है, ठीक। एंड वही जो पुराने जमाने में माना जाता था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। अब ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन पता नहीं कितने साल पहले कितने लोगों ने कब बनाया, ठीक, लेकिन फॉलो किया जाता है, आज भी फॉलो किया जाता है। रूरल इंडिया में जाओगे आप देखोगे तो किया जा रहा है। अब अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक पर्सन ने, ठीक है, अगर एक पर्सन ने कोई भी ऐसा एक्ट किया, वो इस कम्युनिटी का हो चाहे इस कम्युनिटी का, कोई भी ऐसा एक्ट किया जिसके कारण दोनों कम्युनिटीज के बीच में स्ट्रेस की कंडीशन आ जाए, और इस कम्युनिटी के भी लोग, इस पर्टिकुलर कास्ट के भी लोग और इस पर्टिकुलर कास्ट के लोग भी आपस में दुश्मनी निभाते हुए सामने उतर आए, या ना भी उतरे तो भी इनके बीच में दुश्मनी क्रिएट हो जाए, एनिमिटी क्रिएट हो जाए, ठीक, इसकी लायबिलिटी 153 ए की बंदे की बन जाएगी। वो कोई भी एक्ट हो सकता है, वो कोई भी एक्ट हो सकता है। उस एक्स पर्सन ने क्या किया, वो मान लो अनरिजर्व कैटेगरी का था, उसने एक रिजर्व कैटेगरी के व्यक्ति को बहुत पीटा, बहुत मारा, ठीक, वन वे। दूसरा तरीका, भाई कोई एक यहाँ इस कैटेगरी का कोई व्यक्ति, वो इस कैटेगरी के व्यक्ति को मारे, पीटे, उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार करे जिससे इस कैटेगरी के लोग भड़क जाए, तो आइदर विच वे इट कैन बी एन एक्ट व्हिच कैन प्रमोट एनिमिटी बिटवीन टू कम्युनिटीज, ठीक है। सो आई बिलीव किसका डाउट था? प्रज्ञा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रज्ञा? यस, परफेक्ट, ठीक, दिस इज द पॉइंट ऑफ इट, ओके। चलिए बेटे आर्यंस डिड इट, उत्तर वैदिक काल में मत जाओ उस पे, ठीक है, मत जाओ, अच्छा, वो दैट इज नॉट द राइट डिस्कशन बच्चे, ओके। आई टेल यू वेरी फ्रैंकली व्हाई इज दैट नॉट द राइट डायरेक्शन। सिर्फ शॉर्ट में बता देता हूं ताकि आप लोग समझो उस चीज को। ये जो पूरा इंटरप्रिटेशन निकलता है, आई हैव रेड द बुक, द कंप्लीट बुक, ये जो पूरा इंटरप्रिटेशन निकलता है, ये निकलता है मनुस्मृति से, ठीक है, मनुस्मृति से निकलता है। मनुस्मृति में एक फिगर बताए गए हैं, ब्रह्मा, ठीक है, ऐसा बोला गया है, ठीक है, विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ, अब मैं बताऊंगा इसका एक अलग एस्पेक्ट है, उसमें नहीं जाते, बट ब्रह्मा है। अब ब्रह्मा जो है, आप उनको एक एनर्जी का एम्बॉडीमेंट समझो, एनर्जी का एम्बॉडीमेंट समझो, शक्ति समझो, ठीक, ध्यान से समझो। हाउ डज दिस वर्क? कि भाई ये बोला गया, मनुस्मृति का जो इंग्लिश इंटरप्रिटेशन, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक, उससे मोर और लेस ये सारी चीजें निकाली जाती है। बट अगर आप मनुस्मृति को ओरिजिनली पढ़ने बैठे, ट्रांसलेशन ना करें, सिर्फ पढ़ने बैठे और मनुस्मृति को समझने बैठे, तो आपको मनुस्मृति में समझ में आएगा कि ट्रांसलेशन कई जगह पे एब्रप्ट है, कई जगह पे सही नहीं, ठीक। आई टेल यू माय इंटरप्रिटेशन वेयर आई डिसएग्री विद 99% ऑफ द इंटरप्रिटेशंस मेड ऑन मनुस्मृति, क्योंकि मनुस्मृति मैंने पढ़ी है, इसलिए मैं लिटरल उस पॉइंट को बता पा रहा हूं कि कहां एरर आ रहा है। एरर ये है कि ब्रह्मा है, तो जो ब्रह्मा है उनकी बॉडी है, ठीक है, उनकी बॉडी है, उनके हाथ है, उनके पैर, ठीक, मनुस्मृति के हिसाब से। तो मनुस्मृति के जो ट्रांसलेशंस हैं, उन ट्रांसलेशंस को आप उठा के देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये बोला गया है कि मनुस्मृति में ये कहा है, ट्रांसलेशन से पता चला है कि ब्रह्मा जी के सर से निकले ब्राह्मण, ठीक है, उनका जो वेस्ट एब्डोमेन एरिया था वहां से निकले आई गेस वैश्य, हाथों से शायद निकले थे आपके क्षत्रिय, ठीक, क्षत्रिय शायद मैंने उल्टा बोला है, आइदर विच वे, ठीक, और पैरों से निकले हैं वैश्य सॉरी शूद्र, ठीक। ये आपने सबने सुना पढ़ा है? यस, ये तो सबने सुना पढ़ा होगा, यही तो हिस्ट्री में यही बताते हैं अपने को, है ना। अब आई टेल यू वेरी सिंपल फैक्ट, इन माय इंटरप्रिटेशन एंड व्हेन यू रीड मनुस्मृति ढंग से, ठीक है, ढंग से अगर आप मनुस्मृति को पढ़ोगे, आप एक बार में पहली बात तो ये कि आप एक बार में मनुस्मृति पढ़ करके उसको समझ ही नहीं पाओगे, आधी तो आपने समझ में नहीं आनी है मनुस्मृति, गारंटी, क्योंकि मैंने खुद 2 से 3 बार पढ़ी, तब जाकर के मेरा दिमाग उतना समझ पाया जो मेरे को 1-आधा% समझ है। लेकिन ये वाली चीज जो पढ़नी पड़ती है सभी लोगों को, मनुस्मृति में शुरू में ही मिलता है आपको। प्रॉब्लम ये है कि इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो बहुत ही रद्दी है। मनुस्मृति का इंटरप्रिटेशन एज टू अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ हाउ मनुस्मृति इज इंटरप्रेटेड बहुत जगहों पे गलती मिलता है। अब आप ये सोचो, व्हेन इट इज द, अगर ब्रह्मा को आप इंसान मत मानो, आप भगवान मत मानो, आप एनर्जी मानो, एनर्जी समझो, शक्ति,
अपन कहाँ इंटेलेक्चुअल जा रहे हैं भाई, मैं ये टॉपिक अवॉइड इसलिए करता हूँ क्योंकि फिर वो इंटेलेक्चुअल वो अलग एंगल है, बट वो सही इंटरप्रिटेशन की तरफ है, बट नहीं जाते। ठीक है, समझो, ब्रह्मा इज नॉट अ पर्सन, ब्रह्मा इज एनर्जी। अगर ये एनर्जी है तो आप एक बात बताओ, आपकी बॉडी में अगर एनर्जी पकड़ी जाए तो एनर्जी जितनी आपकी उंगली में होगी, ठीक है, सर में होगी, पैर में होगी, बॉडी के किसी भी हिस्से में होगी, एनर्जी तो एनर्जी है ना, एनर्जी तो एनर्जी होती है ना। अगर आप पावर की बात करो, एनर्जी की बात करो, एनर्जी तो कहीं पे भी एनर्जी होगी। अभी मैं आपको यहाँ पे उंगली पे एक कट मारूं तो भी आपको दुख होगा, दर्द होगा, यहाँ पे हल्का सा कट मारूं तो भी दर्द होगा, यहाँ पे मारूं तो भी होगा, कहीं पे भी मारूं, हर जगह एनर्जी आपकी बॉडी में इक्वल होती है। लेकिन जब आप इसको ब्रह्मा लेवल पे देखो, विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसका रेट बढ़ जाएगा। रेट बढ़ने का मतलब है आपको अगर यहाँ पे मैं कट मारूं तो आप दर्द कम होगा, लेकिन वहीं अगर मैं यहाँ गले पे कट मार दूं तो आपको आपकी जान जा सकती है। ठीक है, आपको कोई पैर में हल्का सा कट मारे आपको नहीं लगेगा, ज्यादा दर्द नहीं, लेकिन आपको कोई यहाँ इधर कट मार दे चले जाओगे। लेकिन व्हेन यू लुक एट एस्पेक्ट ऑफ ब्रह्मा, उस द एम्बॉडीमेंट ऑफ एनर्जी, अपन एनर्जी समझो, ब्रह्मा मत समझो। आप इनके लेवल पे अगर देखोगे तो इनके लेवल पे, ठीक है, इनके लेवल पे तो इनकी बॉडी का कोई भी हिस्सा हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, कहीं भी हो, कोई भी बॉडी का हिस्सा जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसको तो आप कहीं से एक बूंद भी निकालोगे तो वो तो प्योरिटी वाली ही निकलेगी ना। अब 24 कैरेट गोल्ड से कोई ऑर्नामेंट नहीं बनता। दिस इज माय ओन इंटरप्रिटेशन, ये कहीं नहीं लिखेगा, तुम्हें कहीं मिलेगा। दिस इज माय ओन इंटरप्रिटेशन। 24 कैरेट गोल्ड से कभी ऑर्नामेंट नहीं बनता, तुम्हें पता है। जो एकदम शुद्ध खरा सोना होता है उससे कभी ऑर्नामेंट बन ही नहीं सकता। लेकिन शुद्ध खरे सोने की तुम एक भी बूंद अगर निकालोगे और बाकी का सोना भी लेके रखोगे, ठीक, बाकी का सोना भी लेके रखोगे, इसलिए 22 कैरेट 916 यूज करते हैं, तो तुम बाकी का सोना और एक बूंद 24 कैरेट की निकाल के रख लो, दोनों बराबर ही है ना भाई। डिड यू गेट द पॉइंट ऑफ इट? फंडा समझ में आया? तो बाय दैट मींस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दे आर ऑल इक्वल, दे आर ऑल इक्वल। तो कहां के इंटरप्रिटेशन से आप निकाल के दे रहे हो कि यार ये तो, अरे सर से निकाले, पांव से निकाले भैया, समझो वो एनर्जी है और ब्रह्मा की एनर्जी मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब तुम बोलो कि मेरे पास एक इतनी पतली सी एक डंडी है सोने की, 24 कैरेट सोने की इतनी पतली सी एक डंडी है, वो पहले तो फ्रेजाइल होगी, टूट जाएगी। अब मैं यहां से निकालूं, यहां से निकालूं, यहां से, यहां से, यहां से, इसके कितने भी हिस्से कर दूं, हर पार्ट इक्वल ही होगा, दे आर ऑल द सेम। आदमी क्या लगा के बैठा है कि हाँ भाई ब्रेन से निकाला है तो ज्यादा होगा, पैर से निकाला है तो जाहिर सी बात है कम। अरे यू आर इडियट्स। सोचो ना कि ब्रह्मा क्या क्या इंटरप्रिटेशन क्या है। इंटरप्रिटेशन जब तक कोई सोचेगा नहीं, क्रैप इंटरप्रिटेशन देखते रहोगे, पढ़ते रहोगे, समझते रहोगे तो क्या होगा। ये इंटरप्रिटेशन ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये मेरा खुद का इंटरप्रिटेशन, दिस इज माय ओन इंटरप्रिटेशन। यू 7 बिलियन लोग ढूंढ लो, कोई ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकता, क्योंकि दिस इज माय ओन इंटरप्रिटेशन, ये मैंने खुद निकाला। आप पढ़ोगे आपका अपना अलग इंटरप्रिटेशन है, गो फॉर इट, रीड योर ओन इंटरप्रिटेशन, मेक योर ओन इंटरप्रिटेशन। ना भाई तुम्हें क्या लगता है, क्या समझ में आ रहा है, वेद पढ़ के, उपनिषद पढ़ के, कुरान पढ़ के, बाइबल पढ़ के, वो खुद समझो, खुद समझिए, खुद इंटरप्रेट करो। किसी भी अपन तो लॉयर्स है ना, अपने को तो हर चीज में लॉजिक चाहिए, जहां लॉजिक है वहां ठीक है, जहां लॉजिक नहीं है वहां ठीक नहीं है। अब हिंदूज में या जितने भी रिलीजन है, हर जगह पे एनालॉजीज दी जाती है, हर जगह पे एग्जांपल्स दिए जाते हैं, हर जगह पे इलस्ट्रेशंस दिए जाते हैं, ठीक है। अब बोलते हैं ना चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, अरे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि चंद्रमा की रोशनी आकर के पानी में कूद रही है, इट्स अ मेटाफर, ठीक, अनुप्रास अलंकार, इट्स अ मेटाफर, सो अंडरस्टैंड इट दैट वे। ब्रह्मा की भाई सिंपल एनर्जी है, दैट्स एनर्जी, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, 24 कैरेट गोल्ड है, वो कहीं से भी आप कुछ भी पिक कर लो, कहीं से भी कुछ भी निकालो, वो इक्वल ही होगा। अब उसके इंटरप्रिटेशन 50 तरीके से करो, उसके इंटरप्रिटेशन में तुम वर्णा सिस्टम उसे, तो उसके इंटरप्रिटेशन में कोई व्यक्ति है जो पूजा करता है, कोई व्यक्ति है जो लड़ाई करता है, कोई व्यक्ति है जो बिजनेस करता है, कोई व्यक्ति है जो खेत चलाता है, ठीक, तो इससे फर्क क्या पड़ रहा है, इससे फर्क क्या पड़ रहा है, ठीक, बट दैट्स ऑब्वियसली अ डिफरेंट एस्पेक्ट, इसीलिए अपन उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। बट ये सोचोगे, इस तरीके से सोचोगे ना, तो लाइफ में यू वुड बी अ बेटर पर्सन, आई वुड से दैट, ठीक है। एज माय इंटरप्रिटेशन, only who made everything in other Vishnu is okay, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पॉइंट ठीक है, एग्जैक्टली, कर्म बड़े होते हैं कास्ट, ठीक है। आईपीसी का वापस आते हैं, एग्जैक्टली, हाँ, जो बड़े बूढ़ों ने बता दिया अपन उसी पे चलते हैं, अपन खुद का भेजा बुद्धि लगाते हैं, ये तो बड़ी दिक्कत का कारण है, क्या कर सकते हैं। सो 153 के बारे में बात करें तो देखने को मिल जाता है ये आप लोग को 1961 में, उसके बाद 153 ए है 2005 में आया। नाउ कमिंग टू 153 बी, 153 बी की बात करते हैं। 153 बी को एक बार रीड करते हैं, व्हाट डज इट से? Imputation, assertions prejudicial to national integration, ठीक है। So whoever by either words spoken or written or by signs or by visible representations or otherwise makes or publishes any imputation that any class of persons cannot, by reason of their being members of any religious, racial, language or regional group or caste or community, bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established or uphold the sovereignty and integrity of India। अब आप ऐसे शब्द यूज करो, ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करो कि भैया क्योंकि ये व्यक्ति इस कास्ट का है, क्योंकि ये व्यक्ति इस रिलीजन का है, क्योंकि ये व्यक्ति इस प्लेस ऑफ बर्थ का है, इसीलिए ये व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा, इसीलिए व्यक्ति संविधान के प्रति, ठीक है, संविधान के प्रति ये व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता। भाई अब देखो,
I am not a very big fan of Congress. I'm not a very big fan of BJP also. किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैं तो फैन नहीं हूँ. तो अगर आप बात करें कि आप ये बोले कि just because Sonia Gandhi is born in Italy, how can she understand the Constitution of India? Is that a correct interpretation? मतलब क्या ये कहना ठीक है? Just because somebody is born in Italy, they cannot understand the Constitution. Follow कैसे करेंगे? Follow करना तो बहुत दूर की बात है, समझ ही नहीं आएगा इनको. ठीक? अगर आप ऐसे सोच के चलोगे, ठीक है, अगर आप ऐसे सोच के चलोगे तो इंडिया तो पूरा यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी वाला हिसाब है. तो ऐसे तो झगड़े होते रहेंगे. तो जस्ट बिकॉज मेक्स और पब्लिशेस एनी imputations that any class of persons cannot, by reason of their being members of any religion, racial, language, or regional group or caste or community, bear true faith and allegiance to the Constitution. Just because I have a particular caste, I have a particular religion, I have a particular place of birth, or any fact as a matter of fact, I cannot have my true allegiance towards Constitution of India. ये तो गलत है. This is obviously wrong. भाई जिसको एक इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल को कॉन्स्टिट्यूशन से अटैचमेंट रखनी है, एलिजेंस रखनी है, तो ये सब होने के बावजूद भी नहीं रख लेगा. और जिसको नहीं रखनी है, वो भैया वो कितना भी बड़ा कहीं का विद्वान हो, कहीं का कितना भी अच्छा बहुत बढ़िया शानदार व्यक्ति हो, नहीं रखना होगा, नहीं रखेगा. दैट इज इट. ठीक. सो मेक्स एन इंप्यूटेशन और पब्लिशेस एन इंप्यूटेशन. ठीक है. तो कोई स्पीच में ये चीजें बोल दे, ठीक है, या पब्लिश कर दे ऐसी किसी स्टेटमेंट को. यस. सेकेंडली, asserts, counsels, advises, propagates, or publishes that any class of persons shall, by reason of their being members of any religion, religious, racial, language, or regional group or caste or community, be denied or deprived of their rights as citizens of the country. मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या कि जस्ट बिकॉज ये बंदा इस कास्ट का है, इसको ये बेनिफिट क्यों दे रहा है? भाई ये व्यक्ति इस कास्ट का है, इसको ये यहाँ से पानी क्यों भरने दे रहा है? इसको इक्वल राइट्स को मिल रही है. हमें अधिकार है तो हमें अधिकार दिया जाना चाहिए. इसको अधिकार क्यों मिल रहा है? ये इस रिलीजन का है तो ये इस रिलीजन वाले को इधर क्यों आप इतना फेवर कर रहे हो? नहीं, हटाओ इसको. हमें तो हम मेजॉरिटी में या हम माइनॉरिटी में, हमें बेनिफिट मिलना चाहिए. I don't guess it is wrong. It is wrong. ठीक. So asserts, counsel, advises, propagates, or publishes that any class or person shall, by reason of their being member of any religion, race, racial, language, or regional group or caste community, be denied or deprived of their rights as citizens of India. इनको ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए. सीधा ऐसा. तीसरी चीज, makes or publishes any assertion, counsel, plea, or appeal concerning the obligation of any class of persons by reason of their being members of any religion, religious, racial, language, or regional group or caste or community, and such assertion, counsel, plea, or appeal causes or is likely to cause disharmony or feeling of enmity or hatred or ill will between such members and other persons, shall be punished with imprisonment. ठीक है? Imprisonment, punished with imprisonment, which may extend to 3 years or with fine or with both. ठीक है? जिससे उन्हीं लोगों के बीच में आपस में अनरेस्ट की स्थिति बन जाए. एनिमिटी नहीं, बट अनरेस्ट की स्थिति बन जाए. इनको न्यूसेंस जैसा लगे, इनकन्वीनियंस जैसा लगे. ठीक? अनकंफर्टेबल आप इनको करो, ऐसे असर्शंस करो, ऐसे काउंसल्स करो, ऐसे प्लीज लगाओ, पिटिशंस लगाओ, अपील लगाओ. ठीक? तो फिर वो गलत होगा. ओके. अच्छा, एक मेरा वीडियो है, कल वो शायद स्ट्रीम हो जाएगा यूट्यूब पे, बट आप लोग मुझे ये बताइए, दिस हैज नथिंग टू डू विद 153B, बट यू विल गेट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट. टीवी पे KFC का ऐड आता है. हैव यू सीन टीवी पे KFC वगैरह का ऐड आता है, केंटकी फ्राइड चिकन. यस. आप ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जो नॉन वेजिटेरियन है? कोई दिक्कत नहीं है. कितने लोग ऐसे हैं जो नॉन वेजिटेरियन? ठीक है, यू आर नॉन वेजिटेरियन. आई वाज नॉन वेजिटेरियन. ये स्टोरी तो शायद जो पहले वाले हैं, साथी 1 वाले, उनको पता है कि आई वाज नॉन वेजिटेरियन. 31 दिसंबर 2005 आई वाज नॉन वेजिटेरियन. ठीक. फेयर इनफ. हाँ. फिर उसके बाद हमारी मैडम ने कहा कि सुनो, या तो मैं या फिर तंगड़ी कबाब. सो आई थॉट कि नहीं, आई कैन हैंडल पनीर को मैं प्रेफर करूं. ठीक. सो बेटा आप एक बात बताइए, जितने लोग वेजिटेरियन हैं, ठीक है, जितने भी लोग वेजिटेरियन हैं, थैंक यू सो वेरी मच साक्ष, जितने भी लोग वेजिटेरियन हैं, अगर टीवी पे KFC का ऐड चल रहा है तो आपको उससे कोई समस्या है क्या? नहीं. हाँ यार, 2005 में तो मैं पैदा हुआ था. सॉरी, थैंक यू सो मच. डेट ऑफ बर्थ ही 2005 की. सही बात. हाँ. ठीक. सो ऐड से आपको कोई समस्या नहीं है ना? ठीक. लेकिन मान लो कि अगर यही जो चीज है, ठीक है, कोई बार बार प्ली करे, बार बार रेस करे, यही बार बार इसी चीज की अपील की जाए कि नॉनवेज हमारे देश से खत्म कर दो, नॉनवेज हटा दो, तो भाई वो तो गलत है. ठीक है, वो तो गलत है ना. आप मतलब नॉनवेज हटा दो मतलब क्या होता है? ठीक है सर, एग्स किस में आएगा आज की? यू गॉट द थर्ड पॉइंट? प्लीज मुझे बता दीजिए. थर्ड पॉइंट समझ में आ गया? थर्ड पॉइंट का मतलब ये है कि आप ऐसा कोई असर्शन बोलो, प्ली करो, रेज करो, जिससे कि किसी भी प्रकार का लोगों के बीच में, वो किसी भी ग्रुप के, ठीक है, अनरेस्ट का सिचुएशन बने, डिस्कम्फर्ट का सिचुएशन बने, अनोयंस का सिचुएशन बने, तो फिर वो क्या होगा? दैट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द थर्ड पॉइंट. ठीक है, दैट इज इट. Whoever commits an offence specified in subsection 1 in any place of worship or in any assembly engaged in any performance of religious worship or religious ceremony shall be punished with imprisonment which may extend to 5 years and shall also be liable to fine. ठीक है, फिर से पढ़ो.
whoever commits an offense specified in subsection 1 in any place of worship, अगर यही चीज, ठीक है, यही चीज अगर प्लेस ऑफ वर्शिप पे होगी तो पनिशमेंट जो है वो 5 साल की हो जाएगी 3 साल की जगह। बस ये कॉन्टेक्स्ट ध्यान में रखना। हाँ, यस तक, थैंक यू सो मच। ठीक, दैट इज इट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट क्विकली लेट मी नो, ये पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को हैम्पर करने वाला, वो समझ में आया? जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि इसके बाद के जो सेक्शंस है 154, 155, 156, 157, ये सिर्फ रीडेबिलिटी वाले सेक्शंस है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से हल्के फुल्के इंपॉर्टेंट। ठीक, दैट इज इट। क्लियर हुआ? परफेक्ट है। नाउ ओके, तो फिर इसकी नोट मेकिंग अभी करने जाएंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एक काम करते हैं, हालांकि आज मुझे मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड आप लोगों के साथ शुरू करना था, एक काम करते हैं, 153 ए और बी मेंस में नहीं आते, लेकिन ए के 153 ए के मेंस में आने के चांसेस है। व्हाट वी विल डू इज, ठीक है, व्हाट वी विल डू इज एक छोटा सा काम कर लेते हैं, रिवाइज कर लीजिए 2 मिनट में, टेक 2 मिनट्स एंड हैव अ क्विक रिवीजन इस पूरे चैप्टर का, एंड देन आई विल आस्क सम स्मॉल लिटिल क्वेश्चंस जिससे आपकी क्रोनोलॉजी मेंटेन हो जाएगी। ये क्रोनोलॉजी मेंटेन हो जाएगी फॉर द एंटायर एस्पेक्ट ऑफ इट। श्योर निहारिका, विल डू दैट। हाँ, चैप्टर 9 और उसके बाद का जो एरिया चैप्टर 9, चैप्टर 10, ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से हल्के फुल्के कभी-कभी पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इनसे क्वेश्चंस नहीं आते एक्सेप्ट फॉर पब्लिक डिसोबीडियंस वाले जो सेक्शंस हैं, 171 इलेक्शन रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं, साथ-साथ में आप लोग का 177, 188, 176 ये जो छोटे-छोटे बीच के सेक्शंस हैं, ये आप लोगों के लिए रेलेवेंट तो है, डेफिनेटली रेलेवेंट है, लेकिन टिपिकल स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, नोट मेकिंग अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कॉन्टेक्स्ट टू द सेक्शंस जो कि अदरवाइज इंपॉर्टेंट है, जैसे मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड वगैरह, तो इसलिए हम लोग उस पे फोकस करें। रिवीजन नॉट नीडेड, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि क्रोनोलॉजी हम लोग मेंटेन कर सकें। 154 को देखें तो 154 बोलता है ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ लैंड ऑन व्हिच एन अनलॉफुल असेंबली इज हेल्ड, तो ओनर की लायबिलिटी अपन ने कर दी 153 में, ठीक, सॉरी 154 में, फेयर इनफ। लायबिलिटी ऑफ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट राइट इज कमिटेड, अगर किसी व्यक्ति के बेनिफिट के लिए राइट कमिट की गई है, ठीक, तो वो 155 में पनिशेबल है। लायबिलिटी ऑफ एजेंट ऑफ ओनर और ऑक्यूपायर फॉर हुज बेनिफिट राइट इज कमिटेड, लायबिलिटी ऑफ एजेंट अगर उसके मास्टर के लिए, मास्टर के बेनिफिट के लिए कोई अनलॉफुल असेंबली क्रिएट की गई है उनकी प्रॉपर्टी पे, तो एजेंट की भी लायबिलिटी बनेगी 155, 156 में, ठीक। 157 is harboring, सिंपल सा रूल है, harboring nothing else। 158 being hired to take part in an unlawful assembly, all right, hiring, that is all। फिर आपका 159 एवरेज, 160 एवरेज की पनिशमेंट। इसको याद करने के बहुत सिंपल तरीके, बहुत सिंपल तरीके, अगर आप रेगुलरली रिवाइज करते रहें तो इट्स वेरी इजी। शुरू करें, शैल वी हैव अ डिस्कशन ऑन दिस, कर लेते हैं। आप लोगों को सेक्शंस का वो जो लिखा हुआ है वो पहले खत्म कर दिया जाए, ठीक, ओके, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं ऐसे कितने सेक्शंस हैं जिसमें राइट वर्ड यूज हुआ है? बहुत सिंपली याद हो जाएगा, वो पट याद होगा, बताओ कौन कौन से सेक्शंस हैं जिसमें राइट यूज हुआ है? 5 सेक्शंस हैं। अच्छा, 5 कौन कौन से सेक्शंस है बेटे? 146 है, परफेक्ट, 146 है तो स्वाभाविक है 147 भी है, अच्छा 148 में भी हुआ है, ओके, ठीक है, 152 है, 153 है, ओके, परफेक्ट परफेक्ट। 153 के बाद भी तो यूज हुआ बेटे, बट 153 के बाद अभी तो 155 देखा ना, लायबिलिटी ऑफ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट राइट इज कमिटेड, हां, 156, 155, yes, 156 correct, 155, 156, 158, ओके, दिमाग में रखो इसको, बस होल्ड ऑन टू इट, ध्यान से समझना। देखो 146 राइट की डेफिनेशन है, 147 राइट की पनिशमेंट है, बस होल्ड ऑन टू इट, ठीक है। 148 क्या है आप लोगों का, एक एक करके देखते चलो इसको, बेराइट से देखो, सीधे समझो, राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन, ठीक है, डेडली वेपन 146 प्लस 147 प्लस 148, ये राइट के सारे फॉर्म्स को एड्रेस कर देता है, मतलब मोर और लेस 146, 147, 148 राइट, पनिशमेंट एंड इट्स एग्रीवेटेड फॉर्म दैट इज यूजिंग डेडली वेपन, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सीधे 152 पे। 152 में लिखा है असॉल्टिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट व्हेन सप्रेसिंग राइट, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, 152 जो है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सर्वेंट से डील कर रहा है, पीएस, ठीक। 152 पब्लिक सर्वेंट, 153 वांट ओनली गिविंग प्रोवोकेशन विद इंटेंट टू कॉज राइट, 153 जो है ये प्रोवोकेशन। अच्छा, एक बात बताओ, क्या 153 ए का नेचर भी प्रोवोकेशन वाला है? यस और नो? ठीक, 153 का नेचर, 153 ए का नेचर प्रोवोकेशन वाला है, करेक्ट।
153 के बाद 154 जो है वो तो ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ लैंड और ब्ला ब्ला ब्ला, बट 153 की जो पूरी लाइन है वो पूरी की पूरी लाइन ही प्रोवोकेशन बेस्ड है, तो 153 ऑब्वियसली हो गया। यस, फिर आ जाओ 155 पे, देखो जरा 155 क्या बोल रहा है, लायबिलिटी ऑफ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट, लायबिलिटी बेनिफिट से जुड़ी हुई, 156 लायबिलिटी ऑफ एजेंट, ये भी बेनिफिट, 155 156 बेनिफिट बेस्ड है, दे आर बेनिफिट बेस्ड होली होली, ठीक है। 155 156 हो गया। 158 देखो आखिरी वाला, बीइंग हायर्ड टू टेक पार्ट इन एन अनलॉफुल असेंबली, 157 158 हायरिंग। बस अब सबसे पहले मेरे बच्चे इसको दिमाग में फिट करो, हेडिंग करो। नंबर 1, देयर आर अ टोटल ऑफ हाउ मेनी सेक्शंस, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सेक्शंस है। 8 ऐसे सेक्शन पढ़ रहे हैं जो कि राइट से डील करते हैं, आराम से समझो और बिल्कुल सोचने घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। 8 में से आपका काम मैं आसान किए देता हूं, बहुत सिंपली आसान हो जाएगा। 8 में से 3 तो कट गए, 146 147 148, इजी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक, कट गए। बचे कितने, 5, ठीक है, 5 बच रहे हैं। अब 5 में से ध्यान दो, 155 156 ये तो बेनिफिट बेस्ड है, वाइकेरियस लायबिलिटी, 155 156, तो जैसे 141 के लिए 149 था, वैसे ही इन द सेम मैनर आपके लिए राइट के लिए 155 और 156 भी हो गया, उसको भी उठा लो, मतलब पर्सन को लेवल कर रहे हो ना, 155 और 156 दोनों हो गए, ठीक। 3 + 2 हो गए 5, अब बचे कितने, 3, इनमें सबसे पहले उठा लो 152 पब्लिक सर्वेंट, 152 पब्लिक सर्वेंट, भाई पब्लिक सर्वेंट रोकने की कोशिश कर रहा है, आप उसी को कूट रहे हो, 152, ठीक। अब ये देखे 2 ही तो सेक्शन बचे हैं, प्रोवोकेशन 153 की पूरी लाइन में है, 158 की तुम्हें सिर्फ हायरिंग याद करने की जरूरत है, समझ में आया, तुम्हें सिर्फ अभी 158 की हायरिंग याद रखने की जरूरत है कि 158 में हायरिंग है, बाकी सब तो हो तो गया, समझ में आ तो गया। 158 सिंगल है, वो उसका कोई लेना देना नहीं, वो कोई फिट नहीं बैठ रहा, उसको अलग से याद करो, वो तो क्या 8 मन करो, तुरंत याद करो, 146 147 148 है, टोटल 8 सेक्शन है, ठीक है। 8 में से 3 तो पहले ही कटे, 146 147 148 हटाओ इसको, 3 के साथ +2 भी था, 155 156 था, क्यों, क्योंकि वो वाइकेरियस लायबिलिटी था, 3 तो 5 हो गए, एक उठा लिया 152, ठीक, 152 क्यों, ये पब्लिक सर्वेंट था, 152 पब्लिक सर्वेंट के साथ 153 प्रमोटिंग एनिमिटी वाला भी था ना, पूरी लाइन प्रोवोकेशन, ठीक, 158 अकेला बचा हुआ है, हो गया, दैट्स इट। 8 बार करके 4 बार बोलोगे, छट से याद हो, कुछ है ही नहीं, राइट इज ऑल अबाउट 8 सेक्शंस, डन। नहीं कंफ्यूज होगे तुम, नहीं कंफ्यूज होगे, नहीं, और तुमने रटा भी नहीं है, ना 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 ना, यू हैवंट लाइक रटाफाई नहीं किया तुमने, तुमने सिर्फ देखा है, रैंडमली कट कट कट, 146 147 148, अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद 2 और थे ना, 155 156, अच्छा, फिर पब्लिक सर्वेंट भी था ना, 152 है, और उसके बाद प्रोवोकेशन, वो तो पूरी पूरी लाइन है, 153 153 भी, अच्छा तो 153 भी हो गया, हां भाई 158 हो गया, डन, ठीक, खत्म खेल, डन एंड डस्टेड। अब इसके बाद बचा आपका अनलॉफुल असेंबली, लो अनलॉफुल असेंबली का प्रिपेयर करके आ जाओ, कुछ है नहीं अनलॉफुल असेंबली, हो गया अनलॉफुल असेंबली। जब अनलॉफुल असेंबली का आपने 141 से 145 देख ली, बीच का ससुरा 149 देख लिया, तो बचा क्या, कैसे निकालूं, वेरी इजी, वेरी इजी, और समझ रहे हो, 154 बताओ, 154 तो आईपीसी में भी रेलेवेंट है, 154 तो सीआरपीसी में भी रेलेवेंट है, 154 तो आईए में भी रेलेवेंट है, कनेक्ट कर दो ना, कैसे, सीआरपीसी में रेलेवेंट हुआ एफआईआर से, आईए में रेलेवेंट हुआ आपका हॉस्टाइल से, आईपीसी में रेलेवेंट हुआ भाई ऑक्यूपायर से, डन एंड डस्टेड, सॉर्टेड। अरे बहुत स्वीट सिंपल है यार, इतना इतना कोई भेजा लगाना नहीं होता, आपको कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करनी है, आप यहाँ की वहां से करो, वहां की वहां से करो, एक्ट में देख लो ना, सेक्शन नंबर 11 हर जगह रेलेवेंट है, सेक्शन नंबर 21 हर जगह रेलेवेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी रेलेवेंट है, सीपीसी में भी रेलेवेंट है, सीआरपीसी में भी रेलेवेंट है, आईपीसी में भी रेलेवेंट है, एविडेंस में भी रेलेवेंट है, हर जगह, इट्स वेरी सिंपल, कुछ है ही नहीं इसमें। चलो ओके गाइस, जस्ट वीडियो लेट मी नो द चैट बॉक्स, जो भी पढ़ा क्या वो समझ में आया या जल्दी से बता दो। अनलॉफुल असेंबली को लास्ट नेक्स्ट क्लास में एक बार नंबर से रिवाइज कर लेंगे, रोहित तू पढ़ के आएगा और सभी लोग पढ़ के आएंगे, एंड व्हाट वी वुड बी डूइंग इज मेकिंग नोट मेकिंग ऑफ द सेम एंड कल्पेबल होमिसाइड मर्डर पे टूट पड़ेंगे, ठीक है। एफआईआर सांप एफआईआर सांप और ऑक्यूपायर, ठीक, चले लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर, आज का तो समाप्त करते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर, बेला चाओ, जियो और जीने दो, एंड जय हिंद, ठीक है, बाय। So please tell me group for just drop a message at the rate team_tsu, ये अंडरस्कोर अलग से करना, ठीक, @team_tsu, चलो बाय बाय, क्योंकि शादी की शॉपिंग करनी जानी है और हम ज्यादा लेट नहीं कर सकते।